मूव्स एंड क्लासेस विद सचान सर में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो है जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लास 10th और क्लास 11 क्लास 12 कहीं पर भी देख लीजिए, इवन दैट कॉम्पिटिशन सेक्शंस में भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये टॉपिक जो है वो खासा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि एपी क्या होती है और इससे रिलेटेड सम्स को कैसे टैकल किया जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एन एपी, यानी एपी होती क्या है। एन एपी इज एन सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ अर्थमेटिक और एल्जेब्रिक टर्म्स which makes a pattern with the same term difference। सेम टर्म डिफरेंस का यहाँ पर मतलब क्या है? सेम टर्म डिफरेंस का मतलब ये है कि आपका जो सब्ट्रैक्शन है टर्म 2 से टर्म 1 का या टर्म 3 से टर्म 2 का, वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, यानी कि एक जैसा आना चाहिए। इसके एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक एपी जो है वो बना करके भी दी हुई है। तो अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें कि 4 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आता है? 2 आता है। 6 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आता है? 2 आता है। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें कितना गैप आता है? 2 का। 10 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो गैप कितने का आता है? 2 का। तो यहाँ पर हर जगह जो है डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है? 2 का। यानी कि ये डिफरेंस 2 का तो आ रहा है, लेकिन ये हर जगह क्या है? सेम है। क्या है? सेम, यानी कि एक जैसा है। इसलिए इस सीरीज को हम क्या कह सकते हैं? एपी कह सकते हैं। तो फिर से इस डेफिनेशन को एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जिसको समझ में आ गई उसने एपी की आधी बाजी मार दी। तो एन एपी इज एन सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ अर्थमेटिक और एल्जेब्रिक टर्म्स which makes a pattern with same term difference। यानी कि एपी क्या है? सिस्टमैटिक ऑर्डर एक अर्थमेटिक और एल्जेब्रिक टर्म का कहा जा सकता है जो कि एक पैटर्न बनाती है। पैटर्न यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है ना आपको, 2 4 6 8 10 एंड डॉट 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 10। दिस इज द पैटर्न विद द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर मैंने आपको कॉमन डिफरेंस भी इसका निकाल करके दिखाया है। तो हर जगह जो गैप है वो 2 का आ रहा है। इन शॉर्ट एपी को आइडेंटिफाई करने का इससे आसान तरीका होता ही नहीं है, और इसी तरीके से इसको हम लोग पहचानते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है वो हम लोग इसके कुछ की टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसके की टर्म्स जो होते हैं, एपी के की टर्म्स जो कहे जाते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली हमें ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसा होता है ना कि जब कभी किसी मैदान में लड़ने जाते हैं तो हमें अपने सारे वेपन्स तैयार कर देने होते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम एपी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो आगे फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं वो किस तरीके से हमें समझ में आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ए देखने में मिलेगा। तो ए को जो है वो किसी भी सीरीज का स्टार्टिंग टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म कहा जाता है। डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि एक ऐसा डिफरेंस जो पूरे पैटर्न में कॉमन यानी कि एक जैसा ही रहता है। और यही तो एपी की आइडेंटिटी है, यही तो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, एन जो होता है, स्मॉल एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी कि किसी भी एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, कितने टर्म्स हैं उसको जो है वो हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और टी एन और ए एन जो है वो क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आप इसको जो है वो बुक में कुछ इस तरीके से स्मॉल एन सफिक्स में ऐसे करके देख लेंगे। ठीक है, और ए एन को भी कुछ इस तरीके से ये लोग बना देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये तो टाइपिंग एरर है थोड़ी सी तो चलती है। सो टी एन और ए एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कहे जाते हैं एपी में। और इस तरीके से एस एन को जो है कुछ इस तरीके से बुक में लिखते हैं, सफिक्स में एन बनाते हैं। ठीक है, तो एस एन जो है वो क्या कहा जाता है? सम ऑफ एन टर्म्स कहा जाता है। सम का मतलब होता है जोड़ना, यानी किसी भी एपी में टोटल जितने भी टर्म्स हैं उनका जो सम है वो एस एन से डिनोट किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसके की टर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म कहा जाता है, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाता है, ए एन स्लैश टी एन जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से उसको लिख दिया जाता है, तो उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। और एस एन जो होता है वो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब इसके कुछ फॉर्मूलाज की बात हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं जो एपी से रिलेटेड हैं उनको लिख रखा हुआ है। और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिलेटेड विद एपी, तो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? एन टर्म इज गिवन बाय, सो दिस विल बी ए एन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं सफिक्स में। सो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की फॉर्मूला में याद रखना है। जब हमसे nth टर्म के लिए कुछ कहा जाएगा तो हम लोग ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ पर ये जो टर्म्स हैं, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
इसके बाद जो इसका सेकंड फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म। देखो एक टर्म जो होता है वो स्टार्टिंग से होता है और एक जो होता है वो लास्ट से होता है, तो इसको ए एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ए एल से। सो ए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सेम ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनी थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी कैन बी टेकन एज। ठीक है, अगर हमें ए पी में तीन टर्म्स लेने को कहेगा तो हम लोग कैसे लेंगे? पहला टर्म मानेंगे ए माइनस डी, दूसरा मानेंगे ए और तीसरा मानेंगे ए प्लस डी। इससे रिलेटेड सम्स जो है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस जरूर करेंगे। अगला फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टार्टिंग से कैलकुलेट करने के लिए कहेगा या स्टार्टिंग से एपी में सम्स को कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। इसके बाद ये जो इसका दूसरा फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एल, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें लास्ट टर्म दे रखा होगा, यानी कि सम ऑफ लास्ट टर्म हमको कह रखा होगा। तो यहाँ पर एल जो है वो क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। ओके बच्चों, कितनी बात समझ में आ गई है? बहुत होशियार हो आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कंडीशन ऑफ एन एपी। अब एपी की कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए कि तीन टर्म्स ए कॉमा बी कॉमा सी जो हैं वो एपी में है। ठीक है, मान लीजिए कि ये टर्म जो है वो एपी में है, तो एपी की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। कई बार एमसीक्यूज में भी इससे रिलेटेड सम्स जो हैं वो बन जाते हैं। सो होपफुली हमने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं एपी से रिलेटेड उनको कवर कर लिया है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ सवालों का जिक्र हो जाए ताकि कंसेप्ट को हम लोग और बेहतर तरीके से समझ सकें। लेट्स मूव। तो चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की तरफ और चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहली चीज़ क्या है बच्चों, जैसे ही आप क्वेश्चन देखें तो आप ये तुरंत लिखिए कि आपको क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म जो है यानी कि ए जो है वो कितना दे रखा गया है? 5। कितना दे रखा गया है? 5। और जो लास्ट टर्म है वो कितना दे रखा है? 45। ठीक है, और सम जो है वो कितना दे रखा है लास्ट टर्म का, या टोटल जितने भी टर्म है वो कितना दे रखा है? 400। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस एल इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो एस एल की जगह मैंने कितना रखा? 400। दिस विल बी एन बाई टू एंड ए प्लस एल। ए कितना है? 5 है। एल कितना है? 45 है। तो 5 प्लस 45। ठीक है, तो दो का जो है वो इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं बिकॉज ऑफ एन बाई टू है। तो दिस विल बी 800 एंड ये हो गया एन, और 45 प्लस 5 हम सभी जानते हैं कितना होता है? 50। तो 800 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। कितनी आ जाएगी? 16। ठीक है, कैसे कट करते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 5 पर डिवाइड कराइएगा 80 से, तो 16 टाइम्स ही कट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। अब हमें दूसरा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है वो हमें ये पता लगाना है कि कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी। तो डी की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये एल लिखा हुआ है 45, इसी को टी एल मान लेता हूँ या लास्ट टर्म मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये है 45। ठीक है, ए की वैल्यू अभी भी हमारे पास 5 है। एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है कितनी? 16। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? टी एल इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर टी एन की जगह जो है, टी एल की जगह जो है वो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एल लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर हम लोग 45 प्लेस कर देते हैं। ए की जगह हो जाएगा 5 जो कि वैल्यू उनको दे रखी है, और एन की जगह हो जाएगा 16। 16 माइनस 1 कितना होता है? 50। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया डी। तो प्लस में था, इधर जाएगा माइनस पे हो जाएगा, तो दिस विल बी 45 एंड 15 डी। ये डी के बराबर हो जाएगा। तो 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। कट कर देते हैं, 5 3 15, 5 8 40। तो यहाँ से हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना आ गया? 8/3। तो बस यही हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, और यही हमें इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 16 आ गई, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 8/3। एग्जाम में यही क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान से करिएगा।
तो चलिए अभी क्या करते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ करके देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म ऑफ एन ए पी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड द 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द ए पी। बच्चों फर्स्ट थ्री टर्म्स हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्या पता हो, ए पता हो, है ना, और कॉमन डिफरेंस डी का पता हो, तभी तो हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट थ्री टर्म हमारे होते क्या हैं एपी में जो हम लेट करते हैं, पहला होता है ए माइनस डी, दूसरा होता है ए और तीसरा होता है ए प्लस डी। यही तो तीन टर्म लेट करते हैं। फॉर्मूले में आप दोबारा देखिएगा ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कह रहा है सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, यानी कि हमें दे रखा है T4 प्लस T8, ठीक है। कितना दे रखा है 24। आप में से कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि यहाँ सम कह रहा है आप S4 और S8 लिख दें, तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फोर्थ टर्म है तो टर्म फोर्थ जो है T4 से ही इंडिकेट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सिक्स टर्म है और जो 10th टर्म है उसका जो सम है वो हमें कितना दे रखा है 44, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा पहला काम हो गया है और ये काम हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। अब T4 का मतलब क्या है, T4 का मतलब है a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3D, ठीक है। और T8 का मतलब क्या है a प्लस 7 माइनस मतलब 8 माइनस 1 यानी कि 7D, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया है 24। तो ये हो गया है 2a प्लस का 7 प्लस 3 10D इज इक्वल टू कितना आ गया है 24। जिसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस का 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। मान लीजिए आपकी तीसरी क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से T6 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 5D, ठीक है। a प्लस n माइनस 1D का फॉर्मूला लगाएंगे जब n की जगह जो है वो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5D आ जाएगा। A10 का मतलब क्या होता है a प्लस का 9D, ठीक है। यानी 10 टर्म जो है वो इस तरीके से हो जाएगा तो ये हो जाएगा मतलब 44। तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, 9 प्लस 5 कितना होता है 40 इज इक्वल टू 44, हो गया 44। सो दिस विल बी, अगर सिंप्लीफाइड कराया जाए तो a प्लस 7D इज इक्वल टू कितना आ जाता है 22। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, a प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 12 आया था, और a प्लस 7D इज इक्वल टू कितना आया है बच्चों 22, ठीक है। अभी क्या करते हैं माइनस करा देते हैं, माइनस 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 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। -7 में से प्लस का 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 भी आएगा, और माइनस के 22 में हम लोग 12 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, वो भी माइनस का। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो डी की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी आ जाएगी 5। अब डी की वैल्यू जो हमने निकाल ली है इसको जो है किसी भी एक क्वेश्चन में रख देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन 1 में ही मैंने इसको रख दिया डी की वैल्यू को, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस का 25, यानी कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 30, ठीक है। सो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई माइनस का 13, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो -13 -5, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी थी -13 और -13 + 5। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ए पी क्या बनेगी हमारी, ए पी बन जाएगी -18, -13, -13 + 5 मतलब कि 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ए पी जो है वो तैयार हो जाएगी। होपफुली आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं इस एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि हमारा एपी से रिलेटेड है। और इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45 respectively. Find the sum of all terms. If the sum of all terms is 400, find its common difference. यानी सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें डी की जो वैल्यू है वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में यही देखा करो आप लोग कि हमें निकालना क्या है। फिर ये देखो कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। तो हमारे पास रिसोर्सेज है, ए की वैल्यू दे रखी गई है 5 और लास्ट टर्म को मैंने बताया था एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल जो है वो कितना दे रखा है 5, 45, ठीक है। तो 45 हो गया और सम जो है
इसका जो दे रखा है SL जो दे रखा है कितना दे रखा है 400। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग SL का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है 400। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं n की वैल्यू पता लगा लेते हैं। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, l की वैल्यू दे रखी है 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50। 50 से 400 को कट करो कितने टाइम्स जाता है 8 टाइम्स। n की वैल्यू बच्चे यहाँ से क्या निकल आती है 16। ठीक है, तो ये हमने अपना पहला काम जो है वो कर डाला। अब क्या करना है, अब हम लोग बाकी का काम करते हैं। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। बेटा n की वैल्यू कितनी पता कर ली हम लोगों ने 16, a की वैल्यू हमको कितनी पता है 5। लास्ट टर्म को अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर लास्ट टर्म को tn मान लेते हैं और tn जो है हमें कितना तरीका 45। अब क्या करते हैं tn का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, होपफुली इतनी देर में याद ही हो गया होगा। तो tn कितना दे रखा है 45, a कितना दे रखा है 5। ठीक है, n कितना निकाला है हम लोग ने 16, तो 16 माइनस 1 में डायरेक्ट करा देता हूँ 15 हो जाएगा और d पता लगाना है। 45 में से 5 लेस करो कितना आ जाता है 40 आ जाता है और इज इक्वल टू आ जाता है 15d। ठीक है, इसके बाद तो समझदार हो, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/15। कट कर दो 5 से, 5 3 50, 5 8 से 40। तो d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ गया 8/3। बच्चों हमेशा याद रखना AP में कॉमन डिफरेंस सेम ही होता है बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, सो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर आप कुछ और भी डिस्कशन चाहते हैं AP में तो मोस्ट वेलकम, इसको हम लोग आगे की वीडियोज़ में और कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस बात को जो है वो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए पता लगाते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 to 900। यानी कि हमको ये पता लगाना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 500 से 900 के बीच में आते हैं और 7 से डिवाइड हो जाए। तो बच्चों इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को सबसे पहले अपना सीक्वेंस जो है जो कि AP में बनना चाहिए इसको यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोग देखते हैं कि 500 से कहाँ तक जाना है हमें 900 तक जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भी हमारे नंबर होंगे वो किससे डिवाइड होने चाहिए 7 से। सो पहला नंबर जो है वो जो 500 के बाद आता है और 7 से डिवाइड होता है वो कितना होगा हमारा 504। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगला नंबर जो होगा वो 511 होगा और डॉट 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 करके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो 900 की रेंज में नंबर आता है वो 896 होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा और AP का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। सो अब जब हमारी AP बन गई है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू कितनी आएगी 504। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है आप माइनस करा के देख लीजिए कितना आ रहा है 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पर 7 रखेंगे और AN जिसको मैंने कहा कि कई कई बुक्स में TN भी लिखा होता है ये कितना दे रखा है 896 या ये आपका लास्ट टर्म भी कहा जा सकता है। तो हमसे क्या कह रहा है सम ऑफ दी ऑल मल्टीपल्स लाइन बिटवीन 500 to 900। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं A इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पर इसको लगाने का मेन मोटो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाना कि 504 से लेकर के 896 यानी 896 तक जो है वो टोटल कितने टर्म्स आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू प्लेस कर देता हूँ 896 इज द AN। A कितना दे रखा है 504 और ये हो गया हमारा n-1 और D कितना हो गया 7। ठीक है, 504 में जो है 896 जब इसको सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 में से 4 लेस करेंगे 2 एंड दिस विल बी 9 एंड 8 माइनस 5 विल बी 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा n-1 इंटू 7। बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के सेकेंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर करके देखते हैं। सो 392 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा
n माइनस का 1 आ गया। सो कितने टाइम्स जाएगा? अगर हम 392 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 7 5 से कितना होता है 35 और 7 6 होता है 56 टाइम चला जाएगा और यहाँ से n की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 57। ठीक है, तो ये जो है वो अपने एक इम्पोर्टेंट काम जो था वो कर लिया। अब हम लोगों को सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो एस एफ इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा कितने निकाले हमने? 57। तो 57/2 कर देंगे। ठीक है, 2a a कितना दे रखा है? 504। 504 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 is 8, this one is 0 and 5 2 is 10, 1008 प्लस का n माइनस 1 यानी कि 56 और d की जगह कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, सो दिस विल बी 57/2 और ये कितना हो जाएगा? 1008 प्लस का 7 6 42 कैरी गया 4, 7 5 35, 35 प्लस 4 39। चलिए इसको ऐड करा देते हैं। तो 8 प्लस 2 हो गया 10, 9 प्लस 1 हो गया 10। ठीक है, और कैरी गया 1, 3 प्लस 1 हो गया 4 और ये हो गया 1। ठीक है, तो टोटल आ गया ये 1400। ठीक है, 1400 इंटू 57.2 कराते हैं तो 2 से 1400 को कट करते हैं कितने टाइम्स जाएगा? 700 टाइम्स। आप क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना। तो 7 7 का कितना होता है? 49, कैरी गया 4, 7 5 का 35, 35 प्लस 4 39। तो दिस विल बी 39900। तो आपका सम ऑफ टर्म्स का जो आंसर है कितना आ जाएगा? 39900। तो इस तरीके से इस एपी के सम्स को जो है वो हम लोग टैकल कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप जो है वो उनकी बेहतर प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट अगर आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें। मैं उसको देखूंगा और देख करके रेलिवेंट आंसर देने की आपको कोशिश करूँगा।